स्टार्ट हो गया है बस ये जैसे। नहीं, वहां से उनकी सुनाई क्या? नहीं नहीं, आप अपने लेना है। यहाँ पे क्वेश्चन होंगे, वो मैं आपको बता दूंगा, पढ़ के सुना दूंगा, आप अपना स्टार्ट कर दीजिए। करते हैं। हाँ टाइम हो गया जी। ये क्या आ रहा है? वो आप उसकी चिंता मत करिए, बस आप अपना बोलिए। नमस्कार सबके लिए। मैं आज महात्मा गांधी 150 वर्ष के अंतर्गत अंशु केडिया जी के द्वारा इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित हूँ और मुझे महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका की यात्रा को संबंध में लेकर के अपनी बात को कहना है। मैं अंशु केडिया जी को और उनकी बेटी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अपना इस कार्यक्रम के माध्यम से महात्मा गांधी को स्मरण करने का काम किया है। उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे पहलुओं को भी जो अनछुए पहलू कह सकते हैं, उनको भी आज देश के सामने, दुनिया के सामने रखने का प्रयास किया है। मैं सीमा सोनी जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए, अपनी बात कहने के लिए मुझे प्रेरित भी किया, कहा। और वैसे भी उन्होंने महात्मा गांधी को लेकर के पिछले दिनों हिंदू स्वराज की पुस्तक को लेकर के उन्होंने अपनी बात रखी थी, हिंदू स्वराज की प्रासंगिकता पर उन्होंने अपनी बात रखी थी। उसके साथ साथ महात्मा गांधी के टॉल्स्टॉय आश्रम में जो बच्चियां काम करती थी, जो केवल वैतरिक नहीं थी बल्कि जिनके मन में गांधी के सारे मूल्यों के प्रति एक प्रकार की आत्मीयता की भावना थी और जो जुड़ के काम करती थी, उनके बारे में भी उन्होंने एक शोधपरक बातें पिछले दिनों अपने इसमें कही है। उनको इस बात की बधाई देता हूँ। महात्मा गांधी अफ्रीका गए थे वकालत के लिए, क्योंकि जब वो वारंट ला करके आए उसका उन्होंने बम्बई में अपनी वकालत शुरू करने का प्रयास किया, परंतु उनकी वकालत वहाँ चल नहीं पाई। उस समय तक महात्मा गांधी काफी संकोची किस्म के व्यक्ति थे और एक ऐसी स्थिति बनी कि खपीवा कोर्ट में एक बार उन्हें अपने पक्षकार की तरफ से बात रखना थी, परंतु वो कुछ बोल ही नहीं पाए और अपनी बात नहीं रख पाए। तो उनको उनकी वकालत में वो अब ठीक ढंग से सफल नहीं हो पा रहे थे। इसी बीच में उनके परिवार के एक परिचित थे, दादा अब्दुल्ला, जो काठियावाड़ के या गुजरात के ही थे और जो व्यापार के लिए दक्षिण अफ्रीका गए हुए थे। तो उनका एक केस चल रहा था। उस केस में वकालत के लिए उन्होंने गांधी के उनके बड़े भाई के माध्यम से मतलब भेजा था। चूंकि यहाँ पर वकालत नहीं थी तो गांधी जी कि चलो वहाँ चलते हैं, वहाँ अपना भाग्य आजमाते हैं। और गांधी जी उनके केस के लिए अफ्रीका गए थे, दक्षिण अफ्रीका गए थे। वहाँ जाकर गांधी जी ने करीब करीब 1-1.5 साल तक उनका केस लड़ा। 1893 से लेकर 1894 तक उन्होंने केस लड़ा। और चूंकि महात्मा गांधी के जो मूल विचार थे, जो मूल संस्कार थे, वो वकालत के संदर्भ में वही थे कि वकालत में भी जो प्रकरण हल हो सकता हो आपस में बातचीत करके उसको हल करना चाहिए, या कोई का पक्ष अगर गलत हो तो उसके गलत पक्ष को कहना चाहिए कि आपका पक्ष गलत है। मतलब गांधी झूठ के पक्ष में नहीं थे, तब वकालत करते तब भी नहीं थे। तो गांधी जी ने प्रयास करके दोनों पक्षकार को समझाया कि आप लोग ऐसे लड़ते लड़ते बर्बाद हो गए हो, बर्बाद हो जाओगे। और हालत भी ये थी कि अंततः वो लोग अपनी संपत्ति को बेच के मुकदमा लड़ रहे थे। उनको गांधी जी की बात समझ में आई और गांधी जी उनका फैसला करा दिया। तो इस प्रकार से वो पकड़ने पड़ गया। उस पकड़ के निपटने के बाद में गांधी जी जब वापस आने वाले थे, उसी समय पर एक स्वागत समारोह उनका रखा गया। और जिस स्वागत समारोह में महात्मा गांधी जब गए तो उन्होंने वहाँ पे एक अखबार देखा, मरकज। उसमें एक समाचार छपा था कि जो वहाँ के भारतीय लोग हैं, जिनको गिरबिटिया कहा जाता था, उन लोगों का मताधिकार छीन लिया गया है। ये गिरबिटिया प्रथा शुरू हुई, इसका भी एक इतिहास है और वो जानना चाहिए।
1860 के पहले वहाँ भारतीय मजदूर लोग नहीं जाते थे, और चूंकि मजदूर नहीं जाते थे तो कोई वहाँ व्यापारी भी नहीं जाता था। उसकी वजह थी कि 1860 के पहले तक अमेरिका में दास प्रथा लागू थी। तो जो निग्रो लोग थे वो लोग वहाँ बुलाए जाते थे, वो वहाँ काम करते थे, वो दास जैसे वहाँ काम करते थे। तो 1860 में अमेरिका में निग्रो प्रथा, दास प्रथा समाप्त कर दी गई। और जब वहाँ दास प्रथा समाप्त कर दी गई तो निग्रो लोगों का बलात् भेजना या जाना वहाँ संभालो होना जाना बंद हो गया। और 1860 के बाद चूंकि वहाँ के जो गोरे अंग्रेज लोग थे अफ्रीका के, वहाँ बड़ी बड़ी जमींदारियाँ थी, खदानें थी और प्रकार के काम थे, और वो लोग काम नहीं कर सकते थे। तो उन लोगों ने भारत से गिरबिटिया मजदूरों को ले जाना शुरू किया था। ये गिरबिटिया मजदूर कहलाते थे। इन गिरबिटिया मजदूरों के लिए 5 साल के लिए जाया जाता था, और कानून ये बनाया गया था कि 5 साल वो रहेंगे। अगर 5 साल के बाद वो वापस आना चाहेंगे तो मुफ्त यात्रा के माध्यम से उनको वापस पहुंचा दिया जाएगा। अगर उसके बाद भी वहां रहना चाहेंगे तो भी उनके लिए वहां पर दोबारा उनका एग्रीमेंट हो जाएगा, समझौता हो जाएगा, और वहां रह सकते हैं। तो इस प्रकार से गिरबिटिया मजदूरों का जाना वहां शुरू हुआ था, और ये गिरबिटिया मजदूर थे जो भारतीय प्रवासी लोग वहां पर थे। जब महात्मा गांधी ने उस दिन का अखबार वहां देखा, जो उनके स्वागत समारोह के समय देखा, उसमें समाचार छपा था कि भारतीयों का मताधिकार समाप्त कर दिया जाएगा, यानी जो प्रवासी मजदूर या गिरबिटिया मजदूर का मताधिकार समाप्त किया जाएगा। वैसे भी जो मताधिकार के लिए शर्तें थी वो शर्तें बड़ी जटिल थी, जिन शर्तों में किसी भारतीय मजदूर का तो उसका मतदाता बनना संभव ही नहीं होता। उन शर्तों में एक शर्त ये थी कि जिसके पास 50 पाउंड की स्थायी संपत्ति हो, जिसके पास आमदनी के जरिया हो, जिसके पास इतने पाउंड की सीमा थी, इससे इतने पाउंड तक की सीमा वाले के लिए की आमदनी के जरिया हो। और वहां उस समय जो लोग थे, करीब करीब 10,000 मतदाता वहां थे। उन 10,000 मतदाताओं में से मुश्किल से 250 लोग भारतीय प्रवासी मजदूर या गिरबिटिया लोग थे, और बकाए जो लोग थे या व्यापारी लोग, भारतीय व्यापारी लोग थे, बकाए लोग वहां पर मतदाता ही नहीं थे। ये जो 250 लोग भारतीय मतदाता थे, ये भी अधिकांश व्यापारी लोग ही थे जो व्यापार करने के गए थे, और बकाया मजदूर तो वहां कोई मेंबर बन भी सकता। पर वो अधिकार भी समाप्त होता। तो महात्मा गांधी ने कहा कि एक कानून तो खूनी कानून है, ये कानून तो भारतीयों के लिए उनकी सम्मान से, उनकी अस्मिता से गिराने वाला कानून है, और इसको आप लोगों ने अभी तक पढ़ा नहीं, इसका आपको विरोध करना चाहिए। चूंकि वहां के जो लोग थे, वो लोग खासकर जो लोग व्यापार में थे, जिनके संपर्क गांधी से हुए थे, वो लोग बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, उनमें अंग्रेजी जानने वाले लोग भी काफी कम थे। और उन्होंने गांधी से कहा कि जब आप कह रहे हैं कि ये खूनी कानून है, ये कानून भारतीयों के सम्मान को गिराने वाला है, भारतीयों के सम्मान को खत्म कर देने वाला है, तो फिर इसका विरोध करने के लिए आप यहाँ रुक जाइए। उनके आग्रह पर गांधी जी वहां रुके। उसके बाद महात्मा गांधी ने वहां पर नेटाल इंडियन कांग्रेस नाम की संस्था शुरू की, जो एक प्रकार का राजनीतिक दल जैसा ही था, और उसके मदद से काम किया। 1893 से लेकर के 1894 से लेकर के 1914 तक 21 सालों में महात्मा गांधी केवल 3 बार हिंदुस्तान आए थे, और एक बार बीच में लंदन गए थे। लंदन भी इसलिए गए थे कि ये जो गिरबिटिया लोग हैं, जो भारतीय लोग हैं, उनकी जो पीड़ाएं हैं, उन पीड़ाओं को जाकर लंदन के जो निर्वाचित लोग हैं उनके माध्यम से उन बातों को सरकार तक पहुंचाएं, उनको उठाएं और उससे कुछ हल करा पाए। भारत जो बीच में 2 बार आए, तो एक बार तो जब वो नेटाल कांग्रेस बन गई, उसके बाद में वो एक बार भारत आए और थोड़े समय के यहाँ रुके, और कुछ समय रुकने के बाद में चूंकि वो लोग चाहते थे जल्दी वापस आए, तो गांधी जी यहाँ से वापस हिंदुस्तान से अफ्रीका पहुंचे। जब महात्मा गांधी अफ्रीका पहुंचे, उसके पहले जब वहां पर चर्चा हो रही थी, तो महात्मा गांधी ने कहा कि भाई देखो, हम तो वकालत करने के लिए आए थे, अब हमारी वकालत तो नहीं है, और हम नेटाल कांग्रेस के पैसे से, उसका जो चंदे का पैसा, उससे हम अपना खर्च के लिए पैसे ले सकते हैं, पर हमारा परिवार है, हमको परिवार को रखना पड़ेगा, और इसलिए हमको आर्थिक सहयोग की जरूरत पड़ेगी।
तो वहाँ के सारे जो भाई व्यापारी भाई लोग थे, उन लोगों ने कहा, जो नेटाल कांग्रेस में थे, नेटाल इंडियन कांग्रेस में, उन सब ने तय किया कि ठीक है, वो महात्मा गांधी के लिए साल का 500 पाउंड देंगे और गांधी जी उस पैसे से वो अपने ऊपर खर्च करें, उससे रहें और उनके नेतृत्व करें, उनके इस संघर्ष को, उनके सम्मान के संघर्ष को लेकर काम करें। महात्मा गांधी हिंदुस्तान के कुछ दिन रहे, उसके बाद में अपने परिवार को लेकर फिर वहां से वापस गए। पर जितने दिन वो भारत में रहे थे, उन्हीं बीच में उन्होंने यहाँ पर अफ्रीका के लोगों के बारे में, उनकी जो स्थिति है अफ्रीका में भारतीय लोग की, उसके बारे में यहाँ के समाचार पत्रों, भारत के समाचार पत्रों ने लिखा था, एक पुस्तिका भी जारी की थी और उस पुस्तिका में वो सब वर्णन किया था। क्योंकि महात्मा गांधी तो खुद भी पीड़ित थे, जिन्होंने पीड़ाओं को भोगा था। जब वो जा रहे थे और उन्होंने टिकट लिया था, फर्स्ट क्लास का टिकट लिया था, परंतु रास्ते में उनके डिब्बे में अंग्रेज आ गया और फर्स्ट क्लास का टिकट होते हुए उससे कहा कि तुम यहाँ के से बाहर उतर जाओ, निकल जाओ। उन्होंने कहा कि मेरे पास टिकट है। उसने कहा कोई बात नहीं, टिकट है फिर तो उतर जाओ। वो नहीं माना तो उसने अपने रेलवे के अधिकारी को बुलाया और रेलवे के अधिकारी को बुलाने के बाद में पुलिस को बुलाया और महात्मा गांधी का सामान फेंक दिया और महात्मा गांधी को नीचे एक पास धक्का मार कर उतार दिया गया। और गांधी जी ने लिखा, अपनी आत्मकथा में भी लिखा कि ठंड की भीषण ठंड थी उस रात में, परंतु हमने अपना हौसला नहीं खोला, इतने पीड़ित वो थे। और वो जाके लोगों को ले गए तो जाके विश्राम गृह कह रहे हैं या जो वेटिंग रूम था उसमें वो बैठ गए और पूरी रात वो जागते रहे, ठंड में जागते रहे। और उन्होंने संकल्प कर लिया कि अब इस दोयम दर्जे के व्यवहार को, इस अन्याय को नहीं सहा जाएगा, कि जो अमानवीयता का व्यवहार है इसको नहीं सहा जाएगा, लड़ना है, इसके कुछ करना है। कहानी यही समाप्त नहीं होती, उसके बाद भी उनके साथ अन्याय हुआ कि जब स्टैंडर्ड से वो जा रहे थे सिक्रम में बैठ के, सिक्रम में वहाँ एक तांगा होता था, सिक्रम कंपनी का नाम था, तो उस में जो अंग्रेज था उसे आके तुम आगे बैठो, जहाँ पे कोचवान बैठता है उसके पास जाके बैठो। गांधी जी आकर वहां बैठ गए। वहां बैठने के बाद में गांधी जी के बैठे के गाड़ी चल दी, सिक्रम चल दिया गया। थोड़ी देर बाद अंग्रेज को सिगरेट पीने की इच्छा हुई और कुछ हवा में आने की इच्छा हुई। दूसरा कहा कि अब तुम यहाँ आओ, और उससे नीचे जहाँ उसका पैर था वहां पर एक पट्टा डाल दिया और कहा कि तुम यहाँ बैठो, हम वहां बैठे। गांधी ने प्रतिरोध किया। गांधी ने कहा कि हमने नहीं, वहां नहीं जाएंगे। उसने गांधी को खींचने का प्रयास किया। गांधी ने उसका कोच का जो हाथ डंडा था पकड़ लिया, उसने गांधी को मारना शुरू किया, परंतु गांधी जी नहीं माने। उन्होंने प्रतिकार भी नहीं किया, परंतु वो अपनी बात पर रहे कि हम नहीं जाएंगे। और बाद में लोगों ने कुछ कहा, हस्तक्षेप किया, तब जाके उसने गांधी को मारना बंद किया। तो गांधी जी के मन में लगातार जो पीड़ाएं थी, जो दोयम दर्जे का व्यवहार वहां भारतीयों के साथ में, गिरफ्तारियों के साथ हो रहा है, उसको लेकर के जो उनके मन में दर्द और पीड़ा थी, उसके खिलाफ एक प्रतिरोध जन्म ले रहा था, अन्याय के खिलाफ एक प्रतिरोध जन्म ले रहा था। और उस प्रतिरोध ने फिर धीरे धीरे एक संघर्ष का स्वरूप लिया, एक इसकी चर्चा में भी आगे आपसे करूंगा। तो ये जो भेदभाव का व्यवहार था, जैसे वहां पर मतदान को समाप्त करने का प्रस्ताव सरकार ने कर दिया। बाद में भारतीयों के ऊपर एक टैक्स लगा दिया कि आपके ऊपर एक टैक्स लगेगा। उनके ऊपर परवाने का कर दिया कि आपको परवाना लेना पड़ेगा, पट्टा लेना पड़ेगा यहाँ पर रहने के लिए, और पट्टे में भी सारे परिवार के लोगों को, महिलाओं को, सबको आके अंगूठा लगाना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के ये सारे जो सवाल थे, इन सवालों को लेकर गांधी जी ने यहाँ भारत में लिखा। और जब वो वापस जा रहे थे, वापस पहुंचने वाले थे, तो जो 2 जहाजों पर गए थे, एक का नाम था कुरगर था, एक नादिर था, 2 जहाज थे, पानी के जहाज थे। इनके मालिक भी दादा अब्दुल्ला के ही लोग थे, दादा अब्दुल्ला खुद थे। तो उन जहाजों के माध्यम जब जा रहे थे, तो ये बात इसी बीच में लंदन के अखबार ने उसकी एक टिप्पणी बना करके महात्मा गांधी ने, उसमें महात्मा गांधी थे, मोहनदास करमचंद गांधी ने हिंदुस्तान में जाके जो पीड़ाएं बताई हैं कि यहाँ दोयम दर्जे का व्यवहार होता है वगैरह वगैरह, और उसके लिए यहाँ जो ट्रांसवाल के और यहाँ के जो अखबार थे, सारे अखबारों छापा था। तो ये बात अंग्रेजों में पहुंची कि महात्मा गांधी ने जाकर के हिंदुस्तान में अंग्रेजों के इस व्यवहार के खिलाफ, अंग्रेजों के इस भेदभाव के व्यवहार के खिलाफ वहां पे सबको बताया है, और वो लोग गांधी के खिलाफ एकदम
हिंसक स्थिति आ गए। यदि ये स्थिति हुई कि जब गांधी जी और उनका परिवार वहां पहुंचा, डरबन पहुंचा, तो पानी के जहाज को लंगर नहीं डालने दिया। लंगर डालने तक जब वो किनारे पर आ जाता है उतरने के लिए, तो वहां नहीं उतरने दिया, उसको पहले रोका गया। और आजकल हम लोग जिस शब्द का इस्तेमाल बहुत सालों के बाद सुने हैं, बहुत सारे लोग तो पहली बार शायद शब्द को जाना होगा कि भला क्या होती है क्वारंटाइन। तो आजकल कोरोना को लेकर के क्वारंटाइन हो रहा है। उस समय महात्मा गांधी के हवाई जहाज को क्वारंटाइन किया गया था, और उसे पानी के जहाज को क्वारंटाइन किया गया था। और दोनों पानी के जहाजों में करीब 1500 से ज्यादा लोग थे, जो गिरमिटिया लोग थे या प्रवासी भारतीय लोग थे, कुछ व्यापारी लोग थे। महात्मा गांधी का परिवार भी था। और उसको लिए इसलिए नहीं उतरने दिया जा रहा था क्योंकि अंग्रेज लड़के उनके ऊपर हमला करने के लिए तैयार आए थे कि हमको यहाँ उतरने नहीं देंगे। इन्होंने हमारे खिलाफ वहाँ भारत में छपवाया है, हमारे खिलाफ पत्रिका बांटी है, हमारा ये बारे में कहा है, ये सब प्रकार का उन्होंने किया था। जब ये सूचना मिली, समाचार मिली, तो वहाँ के कुछ लोग आए। फिर वहाँ के जो पुलिस के अधिकारी थे उन्होंने भी इसमें हस्तक्षेप किया, और उन्होंने ले जा करके गांधी जी के लिए पहले तो जो बकाए यात्री थे उनको निकाल के बाहर भेज दिया। फिर इसके बाद में उनके परिवार के लोगों से कहा कि आप निकल जाइए। और गांधी जी को एक प्रकार से रात में लेकर के गए, और रात में जब लेकर गए तब भी उनके ऊपर हमले का प्रयास हुआ। परंतु चांस की बात थी, सौभाग्य की बात थी कि वहाँ का पुलिस अधिकारी वहाँ पर आ गया और उससे लोगों को टालता रहा, उससे बातचीत करता रहा प्रदर्शनकारियों से, और गांधी वहाँ से करके चले गए। गांधी ने एक निर्णय कर लिया था कि, और इसको साजू रूप से कहा भी था कि हमारे साथ चाहे जो अन्याय होगा, पर अपने निजी अन्याय के खिलाफ में हम कोर्ट में नहीं जाएंगे। जैसे सेक्टर में बैठने के आगे बैठने के बाद जब पीछे बैठाने के लिए उनका प्रयास किया, उनके लिए मारा गया, तो गांधी से कहा गया लोगों ने कि आप इसके ऊपर केस करिए, मुकदमा करिए। गांधी का नहीं, हम कोई मुकदमा नहीं करेंगे, क्योंकि गांधी ये मानते थे कि ये कोई व्यक्ति का दोष नहीं है, ये पूरी उस अंग्रेजों की व्यवस्था का दोष है, जो व्यवस्था भारतीयों के साथ में द्वैध दर्जे का व्यवहार करती है और कानून बनाती है और कानून चलाती है, ये पूरी व्यवस्था का दोष है। इसे एक व्यक्ति को अपराधी क्यों बनाए? तो महात्मा गांधी उसको माफ कर दिया। इस अंग्रेज ने उनको उतरवाया था, धक्का मार के उतारा था रेलवे ने, उसके बारे में महात्मा गांधी ने कोई कार्रवाई नहीं की। और बाद में भी अवसर आए कि जिन अवसरों पर महात्मा गांधी के साथ जो अन्याय हुआ, झगड़े हुए, मारपीट हुई, से एक बार उनके लिए कुछ 2 लोगों ने मारा, जो बसवाई लोग थे, इसलिए कि गांधी जी ने जो समझौता किया था उस समझौते के वो खिलाफ थे। उनके खिलाफ भी गांधी ने कभी कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने कहा नहीं, हम व्यक्तिगत मामलों को लेकर के जो हमारे ऊपर हमले होंगे उनको कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। तो ये जो पीड़ा लगातार गांधी जी भोग रहे थे, सह रहे थे, मन में एक विद्रोह था। और महात्मा गांधी, मोहनदास गांधी से जो महात्मा गांधी बने, सच्चाई तो ये है कि जो 21 साल महात्मा गांधी ने अफ्रीका की जमीन पर गुजारी, डरबन में, ट्रांसवाल में और जोहान्सबर्ग में, ये समय जो उन्होंने वहां गुजारा, उसमें जो पीड़ाएं सही, उन पीड़ाओं के कारण से महात्मा गांधी के मन में इन बातों के प्रति विद्रोह पैदा हुआ। नेटाल कांग्रेस के माध्यम से महात्मा गांधी ने उस कानून की खिलाफत शुरू की, और वहां के जो अंग्रेज लोग थे वो लगातार कानून कठोर पर कठोर बनाते चले जा रहे थे। तो उन कठोर कानूनों के खिलाफ पे गांधी ने लड़ना शुरू किया था। पहले एक बार हुआ कि इनको परमिट लेना चाहिए, पट्टा लेना चाहिए, परवाना लेना चाहिए, फिर दोबारा हुआ, फिर तीसरी बार फिर वो पारित कर दिया गया। तो गांधी जी लगातार इसके खिलाफ लड़ते रहे, जेलों में भी गए, और पहली बार तो उनको 2 माह की जेल हुई थी। उसके बाद तो फिर कई साल की लंबी जेल में भी रहे, और वो आंदोलन भी काफी लंबा चलता रहा। तो अंतराल के बाद में तो फिर वो लगातार वहीं रहे आए, और 1914 के बाद ही वहां से वापस लौटे। तो महात्मा गांधी को महात्मा बनाने में अब अफ्रीका का सबसे बड़ा योगदान है। वो इसलिए कि हिंदुस्तान में आने के बाद जितने भी उन्होंने यहाँ पर सामाजिक बदलाव के प्रयोग किए, यहाँ के लोगों को जागृत करने के लिए प्रयोग किए, यहाँ की कांग्रेस को जमीन की कांग्रेस बनाने का जो प्रयोग किए, इन सारे प्रयोगों की जो मूल पृष्ठभूमि थी या जो बीज था, वो बीज उनके कार्य क्षेत्र में, उनके काम में, उनके विचार में अफ्रीका में पड़ चुका था। जैसे जब वहां पर उन्होंने आश्रम बनाया था, और आश्रम बनाने के पहले जब एक जगह पे एक परिवार में वो मकान में किराए से रहते थे, तो वहां पर जगह कम थी, और रात्रि के जो पेशाब करता था व्यक्ति तो वही डिब्बे में रखा जाता था, सुबह खुद जाके फेंक दो।
अब गांधी जी के उस मकान में वहाँ जो अछूत लोग थे उनको पंचम जाति कही जाती थी, ये पांचवी जाति, यानी जो 4 वर्ण के बाद का 5वां वर्ण। तो पंचम जाति के व्यक्ति के जो वहाँ रुका था उसके मूत्र था जो वहाँ डिब्बे में रखा था। अब गांधी जी ने कस्तूरबा से कहा कि इसको फेंको, तुमको फेंकना चाहिए। तो कस्तूरबा ने इसका विरोध किया कि नहीं, हम कैसे फेंक, ये हमारा काम नहीं है। गांधी जी ने कहा नहीं, और गांधी जी ने आक्रोश में से कहा कि अगर तुमको हमारी बातों को स्वीकार नहीं करना है तो फिर तुम ऐसे छोड़ के जाओ। इसी बात, हालांकि कोई गांधी जी छोड़ने वाले नहीं थे, कि गांधी जी ने लिखा है कि मैं अगर महात्मा बना हूं या मेरी आज जो भी स्थिति है तो बनाने में कस्तूरबा का सबसे बड़ा योगदान है, परंतु एक आक्रोश में कि नहीं, हमारे सिद्धांत, गांधी जी अपने सिद्धांतों के प्रति दृढ़ थे कि जो कहते थे उसको अमल में लाते थे। तो गांधी उनको भी सबके पेशाब को फेंकने को तैयार थे, फेंका उन्होंने, और धीरे कस्तूरबा को भेजा रहा। आश्रम की भी जो स्थिति थी कि आश्रम में जब वो थे तो वहाँ बहुत सारी महिलाएं थी, क्योंकि आंदोलन चल रहा था। और जो टॉल्स्टॉय आश्रम बना, ये आश्रम बाद में इसलिए बनाना पड़ा था कि जहाँ से लोग आंदोलन करने के लिए आते थे उन आंदोलन करने वालों की दूरी काफी लंबी होती थी, तो इसलिए पास में कहीं हो जाए, जहाँ पर ट्रांसवाल के पास में जहाँ पर लोग रह पाए। तो कैलन बेक जो गांधी के बहुत नजदीकी मित्र थे, एक प्रकार से कह रहे थे गांधी जी के हमराही बन चुके थे, तो गांधी जी के और उनके विचारों में बहुत साम्य था लगभग सभी सवालों के ऊपर। वो संपन्न व्यक्ति भी थे, तो उन्होंने वहां पर 1100 एकड़ जमीन खरीद करके गांधी जी के आश्रम को दी, जहां पर गांधी जी ने जो आश्रम बनाया उसका नाम टॉल्स्टॉय आश्रम था। अब जो पुरुष थे वो पुरुष जेल चले गए, महिलाएं वहां पर कई प्रकार के छोटे मोटे काम करती थी, सामान तैयार करना वगैरह, ताकि खर्च चल पाए, चल रहे, ये काम करती थी। गांधी जी की जो आमदनी थी बकायदा तो बंदी हो चुकी थी, जो पैसा उनके पास जमा था वो पैसा भी सब करीब खत्म हो गया था। हालांकि उन्होंने माना कि जब उन्होंने वहाँ लौट के जब आए थे, वो पहली बार वकालत शुरू की थी, तो उनका एक नाम भी हो गया था और वहाँ उनकी वकालत ठीक चल पड़ी थी, और करीब करीब 5000 पाउंड की आमदनी उनके लिए होने लगी थी। 5000 पाउंड की आमदनी उस समय बहुत होती थी, पर जो पैसा था वो पैसा भी सारा का सारा खत्म हो गया था, आंदोलन में लग गया था, डटाल कांग्रेस में लग गया था। महात्मा गांधी ने अखबार भी वहाँ शुरू किया था लोगों से संपर्क करने के लिए, और उस अखबार का नाम था इंडियन ओपिनियन, यानी भारतीय मत। ये अखबार वहाँ बहुत अच्छे प्रकार का अखबार था, बहुत स्तर का अखबार था, जो विश्वसनीय था। और आप देखिए कि उस अखबार की प्रसार संख्या क्या थी, यानी वहाँ इंडियन ओपिनियन को लोग खरीद के पढ़ते थे 3500 लोग, जबकि पूरे अफ्रीका के हिस्सों में जो अंग्रेजी पढ़ने वाले लोग थे या गुजराती जाने वाले लोग थे जो पढ़ते थे, जो गिरमिट या मजदूर थे वो तो पढ़ नहीं पाते थे, पर जो बकाये व्यापारी भाई थे और लोग थे जो पढ़ लेते थे। तो ऐसे पढ़ने वालों की संख्या थी 20,000, पर 20,000 में से 3500 लोग थे जो महात्मा गांधी के अखबार को पढ़ते थे और अपना मस्तिष्क को दिमाग बढ़ाते थे। और महात्मा गांधी इंडियन ओपिनियन के माध्यम से उनसे संवाद करते थे, हर सवाल पर, वो राष्ट्रीय सवाल हो, अंतर्राष्ट्रीय सवाल हो, वहाँ के लोगों की पीड़ाओं का सवाल हो, अपने आंदोलन का सवाल हो, ये सारे सवालों को महात्मा गांधी इंडियन ओपिनियन के माध्यम से लोगों तक पहुंचाते थे। चूंकि उस समय पे गिरमिट या मजदूरों के रूप में तमिल लोगों की भी काफी बड़ी संख्या थी, जो तमिल लोग वहां रहते थे, और जो उस जमाने की मद्रास प्रेसिडेंसी थी, उस मद्रास प्रेसिडेंसी से काफी बड़ी संख्या में गिरमिट या मजदूर वहां गए हुए थे। तो महात्मा गांधी ने खुद इंडियन ओपिनियन को तमिल में भी निकाला, तो हिंदी भी निकलता था, अंग्रेजी निकलता था, तमिल में निकलता था, गुजराती में निकलता था, 4 भाषाओं में वो गांधी जी वहाँ इंडियन ओपिनियन अखबार निकालते थे। और इस अखबार को निकालने के बाद में अंतिम तो हुआ कि गांधी के पास में पैसा कम हो गया, अखबार को छपाई किसी नहीं थी, और छापा खानों को ले जाना पड़ा। ले जाके उन्होंने फिर जोहान्सबर्ग के पास जो अपना आश्रम बनाया था, टॉल्स्टॉय आश्रम, वहाँ पर उसको लगाया। परंतु उनकी प्रतिबद्धता कितनी जबरदस्त थी, कितनी भारी थी कि कल्पना करने की आवश्यकता है। कि एक बार उनकी मशीन बिगड़ गई, तो जो उनके साथ में काम करते थे उनसे उन्होंने कहा, उन्होंने रात भर इंजीनियर साहब सुधारते रहे पर नहीं सुनी, अब ये छपना है, कैसे छपे। तो गांधी जी ने कहा कि भाई अगर मान लो ये मशीन काम नहीं कर रही है तो क्या हम लोग हाथ से कर सकते हैं? उनका हाथ से कर सकते हैं, पर इसके जो रात भर लगेगा, कहाँ इतने लोग हैं। तो गांधी जी ने कहा कोई बात नहीं, हम लोग तो हैं। तो गांधी जी ने वहाँ जो कुछ मजदूर थे उनको जगाया, उनको उठाया, वो भी तैयार हो गए, और पूरी रात भर वो लोगों ने मशीन चलाई। गांधी ने
अपने आश्रम प्रथा के माध्यम से गांधी जी ने के ऊपर जिन किताबों का प्रभाव पड़ा, और मैं गीता तो थी ही, इसके साथ क्यों तो गांधी जी कहते थे कि ईसावास्य उपनिषद का एक श्लोक अगर बचा रहेगा तो सारी दुनिया बची रहेगी, सारी दुनिया अगर नष्ट हो जाए तो एक श्लोक बचा रहे तो बची रहेगी। गीता के गांधी जी कहते हैं कि गीता के सारे तो सही है, पर गीता के करीब 30 ऐसे श्लोक हैं कि जो दुनिया के लिए एक स्थायी संदेश है। तो गांधी जी ने सभी धर्मों का अध्ययन किया था। उन्होंने ईसाई का भी अध्ययन किया था, ईसाइयों के साथ उनके चर्चा और संपर्क होता था, उनके साथ में थे कैनबैग वगैरह सारे ईसाई लोग थे जो उनके साथ में काम करते थे। ईसाई पादरी तो खुद गांधी जी को ले जाकर अपने घर में रखे थे और गांधी जी के घर में रहे थे, और उन्होंने उनकी बड़ी सेवा की। जब वो बीमार थे, उनको चोट लगी, उनका सिर फट गया था, तो उनको ले जाकर रखा था। तो गांधी जी अपने विचारों के प्रति बहुत दृढ़ थे, और उन्होंने अपने आश्रम में ही छुआछूत के खिलाफ, इस प्रकार के जो जाति भेदभाव के खिलाफ में एक बराबरी के समाज की कल्पना को लेकर के अपना सिद्धांत बनाया था। तो जो महात्मा गांधी के मोटा मोटी तौर पर सिद्धांत हैं, जो बाद में हिंदुस्तान में उन्होंने देश के सामने या दुनिया के सामने रखे, वो सारे के सारे सिद्धांतों का प्रयोग गांधी जी ने अफ्रीका में शुरू किया। अखबार के माध्यम से संवाद करना, ये गांधी जी वहां शुरू किया। जिस प्रकार से हिंदुस्तान में आने के बाद उन्होंने हरिजन निकाला, हरिजन के माध्यम से संपर्क किया, वह इंडियन ओपिनियन के माध्यम से संपर्क किया। अपने आश्रम में एक ऐसा आदर्श प्रस्तुत करना कि वहां हर आदमी हाथ से काम करता है, श्रम के प्रति। और इसके संबंध उन्होंने लिखा कि जो किताब थी टॉल्स्टॉय की, अनटू द लास्ट, उस किताब ने उनके ऊपर बहुत ही प्रभाव डाला था। और इस किताब के पढ़ने के बाद भी उनके मन में संकल्प पैदा हुआ कि नहीं, हमको इस प्रकार के समाज बनाना है। तो उन्होंने श्रम के लिए महत्व देना शुरू किया। खुद काम खुद करते थे, सारा काम खुद करते थे, और आश्रम एक प्रकार से हाथ में बढ़ता। आश्रम में रह करके सब्जी पैदा करना, फल पैदा करना, वाकई आय आमदनी पैदा करना, यानी एक प्रकार का एक नई दुनिया का जो मॉडल था, वो महात्मा गांधी ने वहां पर रह के तैयार करना शुरू किया था। गांधी के अपान तो बहुत थे। उन्होंने जब वो डरबन के अस्पताल में गए थे, कोर्ट में गए थे प्रैक्टिस वकालत करने के लिए, तो उनसे कहा था गया था पगड़ी उतार दो, अदालत ने कहा, कोर्ट ने कहा था, परंतु महात्मा गांधी ने कहा कि नहीं, पगड़ी उतारेंगे, और कोर्ट के बाहर चले आए। तो ये गांधी के जो दृढ़ था, गांधी की दृढ़ता कि हम बात को स्वीकार नहीं करेंगे, गलत बात को नहीं मानेंगे, उसका हम प्रतिकार करेंगे, परंतु हम हिंसा नहीं करेंगे, हम किसी के प्रति घृणा नहीं करेंगे, हम उनको प्रेम से बदलने का प्रयास करेंगे। जब गांधी जी ने नेटाल कांग्रेस के माध्यम से आंदोलन शुरू किया, तो पहले बार का जो आंदोलन हुआ, उस आंदोलन में यह चर्चा आई कि इसके लिए क्या कहा जाए। उस जमाने में एक चर्चा ब्रिटेन के समाचार पत्रों में चलती, एक शब्द चलता था, उसको बोलते थे पैसिव रेसिस्टेंस, पैसिव रेसिस्टेंस। परंतु उनके यहाँ मीटिंग में जब चर्चा आई तो लोगों ने कहा कि पैसिव रेसिस्टेंस शब्द ठीक नहीं। हालांकि ब्रिटेन में पैसिव रेसिस्टेंस के नाम पर जो आंदोलन हुए, उनमें हिंसा का भी प्रयोग हो गया, तो वो पैसिव नहीं रहा। परंतु लोगों ने कहा कि नहीं, ये तो एक प्रकार का रिस्की प्रतिरोध है, इसका अर्थ नहीं है, उचित नहीं है, कोई और शब्द होना चाहिए। तो वहां गांधी ने इंडियन ओपिनियन में एक प्रतियोगिता कराई कि जो व्यक्ति इस पर कोई सुझाव देगा कि भाई किस प्रकार के आंदोलन होना चाहिए, इसका नाम क्या हो, तो उसके लिए कुछ पुरस्कार दिया जाएगा। कोई ज्यादा पुरस्कार दिया, छोटा था, पर उन्होंने एक प्रतियोगिता रखी। और बगललाल गांधी ने उस प्रतियोगिता में एक शब्द सुझाया, वो था सदाग्रह। उन्होंने कहा कि सत्य और आग्रह, इनको मिला करके सदाग्रह। तो गांधी जी को लगा कि शब्द अच्छा है, उन्होंने उसको पुरस्कृत भी किया, परंतु उन्होंने उस शब्द को सदाग्रह के बजाय कर दिया सत्याग्रह। तो सत्याग्रह शब्द की शुरुआत जो है गांधी की वहीं से हुई। गांधी जी के जो, हमने आपसे कहा कि जो मूल मंत्र थे, जो उन्होंने एक महात्मा बनने के तरफ जब जा रहे थे, तो मूल मंत्र उनके सारे के सारे अफ्रीका के। गांधी जी का 1906 का साल बहुत महत्वपूर्ण साल था। उन्होंने 1906 के साल में ही अपने जो उनके बड़े भाई थे, उनको पत्र लिखा था 27 शिक्षक को लक्ष्मीदास जी के लिए। उसमें लिखा था कि मेरे मन में दुनिया के किसी भोग की किसी चीज को इच्छा नहीं बची, मैं अब केवल लोकसेवा के लिए काम करना चाहता हूं। और 1906 में गांधी जी ने एक सार्वजनिक सभा में कहा कि अब मैं ब्रह्मचर्य का व्रत करूंगा। तो गांधी के ब्रह्मचर्य का मतलब क्या था?
गांधी का ब्रह्मचर्य का मतलब किसी इंसान के द्वारा अपनी इच्छाओं को रोकने के बलात् प्रयोग नहीं है। गांधी कहते हैं कि अगर हमको अपनी इच्छाओं को, हमारे काम को रोकने के लिए हमको अपने आप पर बल प्रयोग करना पड़ता है, तो फिर ये ब्रह्मचर्य नहीं है। ब्रह्मचर्य का मतलब है कि एक ऐसी मन स्थिति जिसमें आपके मन में किसी काम की भावना पैदा ही ना हो, यह है गांधी का ब्रह्मचर्य। यानी ब्रह्मचर्य ऐसा हो कि जिसमें हमको रोकना नहीं है, बल्कि हमारे मन में कोई भाव, बुरा भाव पैदा ही नहीं हो। ये एक उच्च स्तरीय गांधी का कृपा थी। और 1906 के साल में गांधी ने इन भी प्रयोगों के लिए वहां पर अपने उसमें से शुरू किया था। इन बातों को भी गांधी ने अपने चीजों को लेकर शुरू किया था। गांधी जी जब वहाँ जेल में थे तो बंदियों के साथ में रहते थे और वहां पर उन्होंने अपने हाथ से काम करने को भी सीखा था। मैंने जो भी याद चलता कि आश्रम की आश्रम में जो महिलाएं थी, उनके छोटे छोटे बच्चे थे, और वहां से नदी थोड़ा जहां पर कपड़ा साफ करना पड़ता था, नहाने जाना पड़ता था, थोड़ा दूर था। तो गांधी जी ने उन सबसे कहा कि बहनों, आपके सारे कपड़े हमको, गंदे कपड़े हमको दे दो। वो बड़ा संकोच किया कि गांधी जी हमसे कपड़े मांग रहे हैं। ये बोले हाँ, ये यहाँ से नदी थोड़ा दूर है और तुम लोग को जाने में दिक्कत होगी तो मैं ले जाऊंगा। और बच्चों के संडास के कपड़े, गंदे कपड़े, गीले कपड़े, टट्टी छपे हुए कपड़े, महिलाओं के कपड़े, सारे गांधी पोटी में लेके जाते थे, नदी पर जाके धोते थे और धोके वापस जाने के बाद में सबको देते थे, क्योंकि लोग जेल में थे। और इसके जो परिणाम निकले थे कि इस प्रकार का एक तीव्र भावना लोगों में आंदोलन के पक्ष में आई थी, इतना आया था कि कितनी कुर्बानी लोगों ने की थी, कल्पना करना कठिन है। जब गांधी जी ने ट्रांसवाल की यात्रा शुरू की थी, तीसरे अनुमति के परवाने के खिलाफ में जो आंदोलन था, जो आखिरी चरण का आंदोलन था और जो आंदोलन फिर आखिर तक चला, उसी का परिणाम था कि जाके 1920 से फिर वहां पर ये जो गिरबटिया प्रथा थी समाप्त हो गई। तो जो तीसरे चरण का जो आंदोलन था, उस आंदोलन में जब वो जा रहे थे तो उन्होंने यात्रा निकाली और कितना सच्चाई के साथ वो लिखते थे, कहते थे। गोखले जी वहां यात्रा करके आए थे। गोखले जी के संबंध गांधी सब लोग जानते हैं। गांधी जी ने लिखा कि गोखले जी हमारे गुरु के समान थे। और जब ये तीसरा आंदोलन शुरू होने वाला था तो उन्होंने, गोखले ने इससे पूछा कि तुम्हारे पास कितने सत्याग्रही है, कितने लोग तुम्हारे सिविल सत्याग्रह करेंगे। तो गांधी जी लिखते हैं कि कम से कम 16 और अधिकतम 65। ये सच्चाई, ये इतने लोग हैं जो पक्के हैं, 16 तो बिल्कुल पक्के रहेंगे। इसमें कस्तूरबा भी जेल में गई थी, भाभी जेल में गई थी, और अगर ज्यादा हो तो 65। फिर बाद में जब उन्होंने वहां से पैदल चलने का रास्ता निकाला कि पैदल चलने चाहिए, क्योंकि और कोई साधन हमारे पास नहीं है, कैसे हम लोग पहुंचेंगे। अंग्रेज सरकार ने तमाम प्रकार के साधन बंद कर दिए थे। जैसा हम लोग आजकल देख रहे हैं कि कोरोना में सबसे ज्यादा साधन बंद कर दिए हैं, गाड़ी बंद कर दी, बस बंद कर दी। तो उन लोगों ने वहां पर सारी गाड़ी वगैरह बंद कर दी थी और कोई रास्ता नहीं था, तो गांधी पैदल चले। और 2037 लोग वहां से, जिसमें आदमी, औरत, बच्चे सब शामिल थे, वो लोग वहां से पैदल चलना शुरू किया। रास्ते में नाला था, एक माँ के हाथ का बेटा, छोटा सा बेटा, उस नाले में डूब गया, खत्म हो गया। उस माँ ने जो उत्तर दिया, उसने कहा कि जो चला गया चला गया, इसका क्या शोक करना। हम तो जिंदा लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो खदानों में काम करने वाले हमारे गिरबटिया मजदूर थे, जब खदान के पास से इनका जुलूस निकला, इनका यात्रा निकली, उन्होंने सबने देखा कि महिलाएं चली जा रही हैं, बच्चे जा रहे हैं, एक यात्रा जारी हो, किस लिए जा रही है, भारतीयों के अधिकार चाहिए। वो सब लोग भी साथ में आ गए और उन्होंने हड़ताल कर दी और एक बहुत लंबी लड़ाई बनी। गांधी जी उसमें जेल में रहे और उस जेल के बाद में गांधी जी का जो आखिरी फैसला हुआ, वो फैसला गांधी के है। हालांकि जनरल स्पेक्ट्स ने उनको 2 बार धोखा दिया, उनसे समझौता किया पर क्रियान्वित नहीं किया। एक बार गोखले साहब जब वहां यात्रा पर गए थे तो गोखले साहब से भी कहा कि हमने ये बातें मान ली, हमने ये मंजूर कर ली, पर उनको पूरा नहीं किया। और गांधी जी ने गोखले से, चूंकि पहला अनुभव आ चुका था, कहा भी कि आप विश्वास कर रहे हैं पर धोखा होगा, ये बातें ये पूरी करेंगे नहीं। हालांकि आखिर उन्होंने पूरा किया, पर जाके लाचार होकर किया, 1920 में किया, जब ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक कानून बना दिया, उन्होंने उसके लिए लागू किया। और जनरल स्पिट्स की भी धारणा थी उनके बारे में, गांधी के बारे में, उसको जो जान लीजिए। 1932 में एक पुस्तक छपती है जिसमें जनरल स्पिट्स, जिन्होंने गांधी जी को जेल में भेजा था, जिनको गांधी जी ने अपनी चप्पल ले जाके बना के, जो हाथ से बनाई थी, जाके भेंट की थी, तो जनरल स्पिट्स क्या भी उसमें प्रतिक्रिया छपी है गांधी के बारे में, और उनके बेटे की छपी। उनके बेटे ने अपनी प्रतिक्रिया में लिखा है, स्पिट्स के बेटे ने, कि हमारे पिता ने महात्मा गांधी को ऐसी पटरी दी कि वो चित्त हो गए। परंतु जनरल स्पिट्स क्या बोलते हैं,
जनरल स्पिट्स की प्रतिज्ञा सूर्य शक्ति है, उसमें लिखा गया है, कहा गया है कि जिस व्यक्ति का मैं सबसे ज्यादा आदर करता था, कानून व्यवस्था के नाम पर मुझे उस व्यक्ति का विरोध करना पड़ा, इस पर मुझे बहुत शर्म और खेद आती है। तो जनरल स्पिट्स जो एक प्रकार का तानाशाह जैसा था, उसके मन के भीतर भी गांधी के प्रति क्या सम्मान था, तो ये सम्मान गांधी ने अपने आचरण से किया था। तो महात्मा गांधी ने दोस्तों जितने भी उनके जो महात्मा बनने के बाद की जो चीजें हम लोग देखते हैं जो भारत पे आई हैं, इन सब का प्रयोग गांधी ने अफ्रीका में शुरू किया था। जो उनकी बीज पुस्तक है जो 1909 में आई, हिंद स्वराज, उस पुस्तक को भी गांधी जी ने कब लिखा? जब वो अफ्रीका के, दक्षिण अफ्रीका के गिरमिटिया लोगों के बारे में, वहाँ के भारतीयों के बारे में पीड़ा बता के लंदन गए थे, तो लंदन से लौटते हुए उन्होंने उसको लिखा था और उनके मन में आज़ादी का मतलब क्या है कल्पना की थी। ये विचार भी एक प्रकार से उनका अफ्रीका के संदर्भ में भी आया है, अफ्रीका के चलते ही आया है। तो ये गांधी जी के जो 5-6 सिद्धांत हैं, छुआछूत के खिलाफ, हिंसा के खिलाफ, सत्याग्रह का सिद्धांत, संपत्ति को जमा नहीं करना है, हमें संपत्ति से कोई मतलब नहीं है। उन्होंने ऐलान किया कर दिया था एक सार्वजनिक सभा में कि अब मैंने ब्रह्मचर्य ले लिया है, मेरा संपत्ति से कोई लेना देना नहीं है, मेरा किसी काम से कोई मतलब नहीं है, ये का उन्होंने ऐलान किया था। तो ये जो मूल चीज आई कि एक प्रकार से संपत्ति के वो का भी त्याग कर देना है, संपत्ति को त्याग कर देना है, सार्वजनिक संपत्ति के बारे में उसका इस्तेमाल खुद के लिए करना है। आप देखिए हिंदुस्तान में आने के बाद 30 साल के बाद गांधी जी लिखते हैं, जो उन्होंने याद पता लिखी, उसमें लिखा है कि अगर 1894 की हमारे सत्याग्रह की डायरियों को देखा जाएगा तो उसमें आज भी एक पैसे का हिसाब मिल जाएगा। यानी किसका पैसा आया, किसका पैसा संघर्ष पर खर्च किया, उसका एक पैसा हिसाब उसमें लिखा हुआ था। तो सार्वजनिक जीवन में पवित्रता, सार्वजनिक जीवन की पारदर्शिता, सार्वजनिक जीवन की स्वच्छता, ये सिद्धांत भी गांधी ने दिया था। तो सारे के सारे सिद्धांत ये दिए, और इसलिए अफ्रीका के लोगों का अधिकार बनता है, कहने का अधिकार बनता है कि हिंदुस्तान के लोगों, गांधी तुम्हारा नहीं, तुमने तो मोहनदास करमचंद को भेजा था, तुमने तो वकील के लिए पेट पालने के लिए भेजा था, परंतु हमने तुमको महात्मा लौटाया है, इसने हिंदुस्तान की आज़ादी दिलाई और सारी दुनिया के लिए एक मुक्ति का रास्ता, आज़ादी नहीं, आज़ादी तो केवल व्यवस्था की होती है, एक मुक्ति का रास्ता, इन्हें अपने आप को मुक्त करने का रास्ता बताया है। ये बात अफ्रीका के लोग कह सकते हैं। एक बात मैं पीड़ा के साथ जरूर कहना चाहता हूँ, उसके बाद अपनी बात समाप्त करूंगा। कोई आपके सवाल होंगे, कोई बातें होगी तो उनको भी मैं कहूँगा। और वो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब महात्मा गांधी की प्रतिमा लगाई गई थी घाना में, घाना एक अफ्रीकी छोटा सा देश है, हिंदुस्तान के उस समय के जो राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी, वो गए थे और वो उन्होंने उस प्रतिमा का अनावरण वहाँ पर किया था। परंतु वहाँ के कुछ लोगों ने गांधी जी का इस तरह पर विरोध किया कि महात्मा गांधी नस्ली थे, और ये उनके दिमाग में जहर किसने डाला? ये डालने वाली एक बहुत बड़ी नाम की लेखिका है जिनका नाम है श्रीमती अरुंधति राय, जो अपने आप को अल्ट्रा लेफ्ट मानती हैं या नक्सलवाद का समर्थक मानती हैं। और उन्होंने इतना झूठ वहां लिखा, एक किताब में लिखा कि गांधी रेशियल थे। जिस व्यक्ति ने काले होने के आधार पर, रंग भेद के आधार पर, रेशियल के आधार पर, रेस के आधार पर इस व्यक्ति को रेल से धक्का मार कर उतारा गया, फर्स्ट क्लास से उतारा गया, पीटा गया, लाठियों से पीटा गया, मारा गया, इस व्यक्ति की जान के लेके हमले किए गए, इसको जेलों में डाला गया, जिससे जेलों में जाके पत्थर तोड़वाए गए, जिससे जेलों में जाके गद्दे से गद्दे का काम उससे कराए गए, उस व्यक्ति के बारे में कहना तो रेसिल से शर्मनाक था। महात्मा गांधी जब वहाँ गए थे तो वो उस समय तक भारत के लोग की आज़ादी को लेकर लड़ाई लड़े थे, परंतु कोई वो अफ्रीकी नस्ल के खिलाफ नहीं थे। उन्होंने कोई अफ्रीकी नस्ल के खिलाफ नहीं किया, उन्होंने तो अपने, चूंकि उस समय के दिमाग में भारतीय का सवाल था तो उस सवाल को लेकर लड़े। अगर हो सकता है कि गांधी जिंदा रहे होते तो आखिरी जीवन के बाद में वे, अगर उनकी हत्या नहीं की गई होती तो हो सकता है कि उन्होंने अफ्रीका के सवाल को लेकर के भी उठाया होता। और ये उन्होंने कहना शुरू किया था। याद है कि उनका एक बयान छपा था गांधी का, जो मृत्यु के कुछ दिन पहले छपा था। उन्होंने कहा था कि भारत की आज़ादी के बाद हमको अफ्रीका की आज़ादी पर भी ध्यान देना पड़ेगा, उसको उठाना पड़ेगा। और एक बात और मैं कहूँ आपसे कि जब गांधी जी अफ्रीका में थे, उसी बीच में जब लंदन गए थे अपने गिरमिटिया मजदूरों की पीड़ाओं को बताने के लिए, अपने भारतीय की समस्या बताने के लिए, तो वहाँ पर उनकी मुलाकात फिरोज शाह मेहता साहब से हुई थी। फिरोज शाह मेहता का बहुत बड़ा नाम था, बहुत बड़े जाने हुए व्यक्ति थे। उनसे बात हुई और फिरोज शाह मेहता ने उनसे कहा
कि आपके यहाँ की दक्षिण अफ्रीका के भारतीयों की समस्या का कोई हल भी निकलना संभव नहीं है। ये तभी निकलेगा जब हिंदुस्तान आज़ाद हो जाएगा, तब आप भी आज़ादी पाओगे। तो ये बात गांधी के ध्यान में थी कि इनकी संपूर्ण आज़ादी इनको ही कर मिलना है तो तभी मिलना है। तो ये महात्मा गांधी थे। और जिन लोगों ने ये आरोप उन पर लगाया, वहाँ के नौजवानों को भड़काया, हम आज कहना चाहते हैं आपके माध्यम से, अगर ये समाचार दुनिया में जाए तो कहना चाहते हैं, हम घाना के नौजवानों से खूब अपील करना चाहते हैं, उनको आमंत्रित करना चाहते हैं कि आपको महात्मा गांधी के बारे में, आज महात्मा गांधी जिंदा नहीं, वो तो अपना उत्तर दे सकते हैं, और हम जो गांधी के वैचारिक वाले से लोग हैं, ये हमारा दायित्व है कि हम उन सवालों का उत्तर दें, उन सच्चाई को बताएं। तो मैं घाना के उन तमाम विद्यार्थी भाइयों से कहना चाहता हूँ, घाना विश्वविद्यालय कुलपति से भी अनुरोध करना चाहता हूँ, घाना के जो राजदूत महोदय उनसे भी अपील करना चाहता हूँ कि कृपा करके चलो इतनी तकलीफ आप कर दें कि घाना के उन छात्रों के साथ हम लोग एक बैठक अपना, हम उनसे चर्चा करें, उनके मन में उनके लिए जो झूठ फैलाया गया उसको बताएंगे ये झूठ कहाँ है, ये झूठ फैलाने वाले कौन लोग हैं, इनका उद्देश्य क्या है। देखिए दोस्तों, सारी दुनिया में हिंसा और अहिंसा के बीच एक संघर्ष चल रहा है, और जो लोग हिंसा के माध्यम से बदलाव चाहते हैं वो सत्याग्रह नहीं है। गांधी का सत्याग्रह एक अलग चीज है, प्रतिरोध एक अलग चीज है, सिविल लॉ हार्मनी एक अलग चीज है। सिविल लॉ हार्मनी का मतलब है कि आप किसी कानून को मानने से इनकार करते हैं, इसलिए हमको स्वीकार नहीं है, उसको इनकार करते हैं, उसकी हम सजा यात्रा भोगने की तैयार है, ये सिविल लॉ हार्मनी है। इसमें हिंसा नहीं है, परंतु ये केवल एक प्रकार निषेध वाला नकारात्मक प्रकार का प्रकार। पर सत्याग्रह तो जीवन शैली है। सत्याग्रह किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं होता है, सत्याग्रह किसी संस्था के खिलाफ नहीं, कोई देश के खिलाफ नहीं, सरकार के खिलाफ नहीं। सत्याग्रह तो अपने आप को बदलने का तरीका है, वो अपने आप में पीड़ा उठा करके हम दूसरे के मन को बदलेंगे, उसको जीतेंगे, ये सत्याग्रह है। तो सत्याग्रह तो एक संपूर्ण इंसान को बनाने की, एक संपूर्ण इंसान के निर्माण की प्रक्रिया है, तो इसका फर्क है। तो हम चाहते हैं कि अगर ऐसा कुछ आयोजन हो जाए, हिंदुस्तान की सरकार से हमने प्रयास किया था, हम विदेश मंत्री जी से पिछले दिनों मिले थे हम लोग, हमारे साथ में साथी संजय सिंह हमारे साथ थे जो अभी राज्यसभा के मेंबर है, और उन्होंने समय तय भी किया था। हमने उनसे भी अनुरोध किया था कि आप हमको समय बात कर दीजिए, 1 बजे से दीजिए, हम चाहेंगे तो नौजवान से बात करें, उन्हें हम बताएं कि गांधी जो खुद दस्ते के आधार पर पीटा गया है वो कभी दस्तेवादी नहीं हो सकता है। गांधी तो सारी दुनिया का मानवता का मुक्तिदाता है, गांधी तो सारी दुनिया की पीड़ाओं के साथ जुड़ा हुआ व्यक्ति है, गांधी तो हर इंसान की पीड़ा को अपने मन में याद करता है। गांधी जो खुद कहते थे कि अगर मेरा बस चले तो मैं अगले जन्म में मेहतर बनना चाहूंगा, इसलिए कि सफाई का जो सबसे छोटा काम जो करने के लिए तैयार था वो गांधी है। तो उनके प्रति ये भावना जो पैदा की गई है, इन भावनाओं को उत्तर भी आज हमको देना पड़ेगा। आपने हमारी बात को सुनी, हम आप सबको धन्यवाद देते हैं। हम फिर से अंशु केडिया जी को, उनकी बेटी को सीमा सोनी जी को फिर धन्यवाद देते हैं, और आप सबको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी बात को सुना। अगर कोई सवाल आपके होंगे तो फिर मैं उन सवालों का उत्तर देने का भी प्रयास करूंगा। क्या क्या सवाल आपके हैं, कुछ शायद यहाँ पर आए हो, मुझे मैंने अभी देखा नहीं, मैं देख रहा हूँ। कोई सवाल तो मेरे पास अभी नहीं आए हैं। अगर आप कोई सवाल भेजना चाहेंगे तो आप सवाल भेज दें और उस सवालों का उत्तर भेजूंगा। मैं अपनी बात को यहाँ समाप्त करूंगा, और अगले बार चूंकि मुझे अंशु केडिया ने कहा है गांधी के बारे में हमको कई सवालों को लेकर, कई चीज़ों को लेकर के बोलना है। हमने जो अफ्रीका के उनके जीवन के या सत्याग्रह के बारे में कहा है, उसमें हमारा उद्देश्य सही था कि उनकी उन सवालों को उठाएं, उन बातों को उठाएं जिनने प्रभाव डाला है। आंदोलन हो गया, आंदोलन का क्या परिणाम, ये कोई बहुत पूरी चीजें नहीं होती हैं, इतिहास के तथ्य नहीं होते हैं, पर इसके जो निष्कर्ष है कि क्यों से निष्कर्ष है, कैसे गांधी ने कौन कौन सवाल उठाए, कौन कौन चीज उन्होंने दुनिया के सामने रखी, वो हमका रखने का उद्देश्य था, तो रखने का हमने प्रयास किया है। अगर कोई त्रुटि आपको लगे तो माफ कर देना, अच्छा लगे तो खुश होना, पढ़ना, और गांधी के पढ़ना, गांधी को पढ़ना माने एक अच्छे इंसान को बनने की प्रक्रिया है। आपसे धन्यवाद। सवाल नहीं है। अगर अमेरिका में नस्लीय आंदोलन चल रहा है, उसे गांधी जी किस तरह देखते हैं? मित्रों, एक सवाल आया है कि अमेरिका में जो नस्ल विरोधी आंदोलन चल रहा है, रंगभेद के खिलाफ आंदोलन चल रहा है, इसको गांधी किस तरीके
मेरी समझ है कि आज गांधी जी जिंदा होते, हो सके गांधी जी जाके संयुक्त राष्ट्र संघ के सामने और अमेरिका के दूतावास के सामने उपवास करते कि दस्तवेज समाप्त होना चाहिए। और इसके साथ साथ वो जो लोग आक्रोश में अपने हाथ में हथियार उठा रहे हैं उनसे भी कहते कि हथियार से दुनिया बदलती नहीं है, हिंसा से हिंसा पैदा होती है, हिंसा से भेदभाव पैदा होता है। तो आइए हम सब मिल करके उन गोरे लोगों के मन को जगाएं जो गोरे लोग ये दस्तवेज का काम करते हैं। गांधी जी की इस बात को मान करके मैं इतना जरूर करें आपसे कहना चाहता हूँ कि जैसे ये लॉकडाउन और गाड़ियाँ शुरू हो जाती हैं, थोड़ा सा रास्ता खुल जाता है, तो अमेरिका की घटना को लेकर के हम लोग एक दिन अमेरिकी दूतावास के सामने दिल्ली में धरना करेंगे, दिल्ली में बैठेंगे और हम भारतीयों की भावनाएं, महात्मा गांधी की कल्पना की भावनाएं उन तक पहुंचाएंगे। इसके साथ साथ चूंकि अभी इसमें समय है, क्योंकि अभी तो ये सब प्रतिबंध लगा हुआ है, तो हम एग्जाम जरूर करेंगे कि आज तारीख है 8 तारीख, 10 तारीख को मेरा जन्मदिन पड़ता है, तो मैं 10 तारीख को एक दिन भर का उपवास अपने साथियों के साथ करूंगा। हम अब साथियों से अपील भी करेंगे कि हम लोग एक दिन उपवास करें उन लोगों के लिए जो दस्तवेज से पीड़ित हैं, उस व्यक्ति की जिसकी गले दबा के जिसने कहा कि आई कांट ब्रीथ, उसकी जो मौत हुई है उसके साथ में पीड़ा व्यक्त करने के लिए, उन अंग्रेज भाइयों के, उन गोरे भाइयों के, अमेरिकन लोगों के दिमाग को, दिल को बदलने के लिए कि जो लोग हिंसा का रास्ता अख्तियार करते हैं। आज जिस अमेरिका में 1860 में जहाँ पर दास प्रथा समाप्त की गई थी, आज इतने साल के बाद भी जो लोग वहाँ पर 160 साल के बाद जो लोग वहाँ पर रंग भेद का व्यवहार करते हैं, उनकी आत्मा को जगाने के लिए हम लोग 10 तारीख को, 10 जून को एक दिन उपवास करेंगे। और अगर आप सहमत हो तो आप भी आइए, आपकी सूचना हमको दीजिए, हम सब लोग मिलकर अपनी भावनाओं को अमेरिकी दूतावास को पहुंचाएंगे। धन्यवाद। बोला और कौन सा है? बस